हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार लाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से ये बीपीएससी जो के द्वारा जो वैकेंसी आई है हेडमास्टर के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के वैकेंसी के लिए जो 31 मई को परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। तो इस कुछ ऐसे सेट देने वाले हैं, कुछ ऐसे मटेरियल देने वाले हैं जिससे आपको ये हेडमास्टर वाली जो परीक्षा होने वाली है उसमें मदद मिले और आसान से आप कर पाएँ। जैसा कि सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको मालूम है कि मतलब टोटल 6421 सीट के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा रिक्ति दी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें जो आदमी किसी कारण से शिक्षक माने प्राइवेट सेक्टर में शिक्षक थे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है कि वो सरकारी स्कूल में डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकें। देश और मतलब राज्य दोनों स्तर पर इस तरह की बहुत अच्छी पहल हो रही है कि मतलब जो आदमी आईएएस नहीं बन सके तो लेटरल एंट्री प्रोग्राम आईएएस में भी शुरू किया गया। और इस तरह का भी जो प्रयास है जिसमें जो आदमी किसी कारण से वंचित रह गए तो उनको आने का बहुत अच्छा मौका है। और मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट भी नहीं है इसमें, मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो टोटल जितना मतलब अप्लाई हुआ है और जो सीट है 6221, तो उस हिसाब से आपको मतलब 2.5 आदमी पर लगभग आपको 2.5 आदमी में से 1 आदमी का चयन होना संभावित है। तो पूरा हम लोग सकारात्मकता के साथ एक रणनीति तैयार करें, कैसे हमको करना है और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच रख करके हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में 100 नंबर का जो है सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा और पेडागोगी बीएड सब में जो पाठ्यक्रम है, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया या चाइल्ड सोशियोलॉजी हो गया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशनल फिलॉसफी, उसके बाद जो संविधान का जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान शिक्षण के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उस सब से क्वेश्चन रहेगा। मतलब पूरा चाइल्ड पेडागोगी से रहेगा 50 नंबर का और इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग लाया जा सकता है। रह गई सामान्य ज्ञान की बात, तो सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य विज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक घटना सब है वो घटना सबको ध्यान में रखना है। आई घटना सबको ध्यान में रखने के बाद जो भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, जो नागरिक शास्त्र है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ बहुत हाई लेवल का नहीं, थोड़ा सा मतलब मैट्रिक अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड मान करके चलिए कि जो कुछ गणित और मतलब रीजनिंग से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं तो बहुत सहज ढंग से ये मौका है जो सरकारी क्षेत्र में है उनके लिए भी, और जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, मान्यता प्राप्त विद्यालय में अगर वो मतलब पूरा नॉर्म्स को फॉलो करके इनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तो अब उल्टी गिनती प्रारंभ है। तो ज़्यादा हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे या मतलब ज़्यादा निर्देशन और रणनीति की चर्चा हम समय नहीं लेंगे। हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले जो 6 महीना में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, आप उसके बारे में जो मेन हाइलाइट सब है वो सबको देख लीजिए।
कुछ जो मतलब ये गणतंत्र दिवस सब के अवसर पर जो समारोह सब हुआ, तो उसके बारे में भी कुछ, ये गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2022 को मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस, ये कुछ खास था। तो उसमें क्या खास बात थी, तो उस सब से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और उसी के बहाने जो मतलब आयोजन स्थल होता है, कुछ उसके प्रावधान हैं, तोपों की सलामी होती है, झांकी होती है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, इस सब को हम लोग बढ़िया से देख लें, थोड़ा सा संक्षेप में बढ़िया से देख लें। उसके अलावा पूरा तो ये असीमित है, इसको आप माने पूरा समग्र रूप से कर पाना ही व्यवहारिक नहीं जान पड़ता है, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स है, कुछ खास मतलब मैनर है, जिसको अगर एडेप्ट आप कर लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर्स में समसामयिकी जो घटनाएं हैं उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है? वो ट्रिक्स है कि 6 महीना में जो कुछ महत्वपूर्ण घटना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उस सब को देख लीजिए। और कुछ राष्ट्रीय घटना में कुछ ऐसे हैं तो उसको आप फोकस करिए, उस पर ध्यान दे दीजिए, तो इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। जैसे अब हम इधर जो है मतलब 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो मतलब ये जो मनाया गया इसमें क्या खास सब है, इस सब को ध्यान में रखना है। और उसको कोरिलेट करके थोड़ा सा राज्य व्यवस्था से भी आपको रिलेट कर सकते हैं। अब 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उसको उस दिन क्या हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब भारत जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले कौन से कानून से देश चलता था, कौन से संविधान से चलता था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो शासी दस्तावेज के रूप में था, तो उससे चल रहा था। तो भारतीय संविधान जो रूप लिया, उसी भारत सरकार अधिनियम 1935 का रूप लिया। तो गणतंत्र दिवस के अध्ययन करने के दरमियान इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सब्सिडियरी क्वेश्चन भी है, और इसको अगर आप देख रहे हैं तो इस सबसे आप कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है, ये क्यों खास है? तो इसमें जो मतलब कोरोना के कारण, ये किसी माने कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण किसी भी विदेशी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि परंपरा रही है कि इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो दूसरे देश के जो शासनाध्यक्ष हैं, तो उनको आमंत्रित किया जाता रहा है, लेकिन ये अपवाद है, तो इस मामले में ये खास है। उसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो घुड़सवार अंगरक्षक हैं, और राष्ट्रपति को जो सलामी देते हैं, तो उसके बाद राष्ट्रगान होता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो इन बातों से आप परिचित होंगे। उसके अलावा इसका कार्यस्थल कौन सा होता है, तो कार्यस्थल के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि मतलब इसका कार्यस्थल कहाँ है। जो इरविन स्टेडियम हो गया दिल्ली में, किंग्सवे, लाल किला, रामलीला मैदान, तो ये सब कार्यस्थल हो गया। उसके बाद इसमें जो हर गणतंत्र दिवस पर कौन सा गाना बजाया जाता है, तो हर गणतंत्र दिवस पर अवॉइड विथ मी गाना, जो गांधी जी को बहुत प्रिय गाना था, उसको बजाया जाता है। और मतलब जो उसके बाद झांकी उखी सब के बारे में थोड़ा सा मैंने अध्ययन कर लेना चाहिए। जो हर एक झांकी होता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, ताकि हर कोई व्यक्ति उसको देख सके। और ये सब चीज़ के बाद जो 73वां गणतंत्र दिवस हुआ, उसके बाद जो है सो मतलब पद्म पुरस्कार सब की घोषणा हुई, जिसमें कि पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये सब जो पुरस्कार सब होता है, तो ये सब की घोषणा की गई। तो मतलब टोटल 2022 में पद्म पुरस्कार
22 की जो घोषणा हुई तो उसमें 107 पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17। तो इसमें आप इसका जो ब्रीफ में एक बार देख जाइए इनको सबको। इसमें ख़ास बात क्या रहा इस पुरस्कार में, तो ख़ास बात ये कि मतलब इसमें जो भारत के पहले जो CDS थे बिपिन रावत, तो उनको और कल्याण सिंह जो थे उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। और इसमें एक बात और भी है कि पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वासुदेव भट्टाचार्य, उनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इस हिसाब से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से गणतंत्र दिवस समारोह में इसके बहाने इससे रिलेटेड आप ये भी हो गया कि मतलब पद्म पुरस्कार आपका जो मतलब 2022 है, जो उसको जो घोषणा हुई मतलब 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा हो सकती है। और ख़ास रहा इसमें कि भारत के पहले जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया, तो उनको, और कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल भी थे, तो उनको ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद तो इसी हिसाब से जो 6 महीना का जो महत्वपूर्ण घटना सब है उसको बढ़िया से आप देख लीजिए। और ट्रिक्स के हिसाब से जो मतलब पुरस्कार, जो दुनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार सब हैं, तो उनके बारे में आप देख लीजिए, तो उससे भी क्वेश्चन रहने की संभावना है ही। कोई भी जो ये सब टाइप का जो PT टाइप का कंपटीशन होता है, तो इसमें आपको कुछ ये पुरस्कार सबसे रहता ही है। तो अगर देश लेवल की बात करें तो हो गया आपका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020-2021 की जो घोषणा हुई, तो 2020 और 21 में जो 2 पुरस्कार की घोषणा की गई, 56वां ज्ञानपीठ और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भारतीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और मतलब कोंकणी उपन्यासकार जो है दामोदर मौजो, उनको मिला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं कवि नीलमणि फुकन, उनका जन्म कब हुआ। तो इसमें याद रखना है कि नीलमणि फुकन का जन्म 1933 में हुआ था। अब इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में रचना के लिए दिया गया है। तो असमिया भाषा में कविता का जो 13 पुस्तक लिखे हैं उस पर उनको मतलब मिला है। तो इस हिसाब से हो गया। और मतलब उसके बाद जो मैंने 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी जो उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो उनके बारे में भी कि कितनी उनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं, 4 उपन्यास हैं, आत्मकथात्मक कृतियां हैं, तो सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब उसके बाद जो नोबेल प्राइज़ हुआ है 2021 का, तो उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जो किनको मिला है, भौतिकी में किनको मिला है, रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इस सब के लिए जो आदमी सब का लिस्ट है उसको हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो चिकित्सा में डेविड जूलियस अर्देम पटापाउटियन को चिकित्सा के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला।
अब इसका विषय सबको भी ध्यान में रखना है। जैसे तापमान के लिए रिसेप्टर का खोज के लिए उनको मिला 2021 में नोबेल प्राइज़। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो पुरानी बीमारी में जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, तो इस खोज से उनके लिए दवा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मतलब उनके लिए दवाई बनाने में मदद मिल सकती है ताकि उनको दर्द से निजात दिलाया जा सके। तो ये हो गया नोबेल के क्षेत्र में। उसके अलावा और भी जो इसमें मिलता है ना, चिकित्सा के अलावा भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। तो 2021 का भौतिकी का पुरस्कार सुयुकिरो मनाबे, क्लेवस हासेलमैन और जियोर्जियो पारसी को जो कम्प्लेक्स जो मतलब फिजिकल सिस्टम होता है उसको समझने के लिए मिला है। और मतलब सुयुकिरो मानेबे को इसलिए मिला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जब पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो कैसे तापमान में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग सबको समझने में इनके रिसर्च से मदद मिली है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जियोर्जियो पेरिसी को जो अव्यवस्थित जो जटिल सामग्री सब होता है उसको समझने में इनका सिद्धांत से मदद मिलेगी। और क्लाउस जो हैसलमैन हैं, जो मॉडल बनाए हैं, जो मौसम और जलवायु को जोड़ता है, उससे रिलेटेड है। उसके बाद रसायन में बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला है। उसी हिसाब से जो मतलब उनको जो पुरस्कार मिला है उसका क्या मतलब विषय है, तो उनका विषय है एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए मिला है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। साहित्य की बात करें तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है पुरस्कार, जो तंजानिया के हैं, जो उपन्यासकार हैं। तो मतलब तंजानिया में जो उपनिवेशवाद सब का प्रभाव संस्कृति के बीच में जो क्या सभी हुआ, इस पर मतलब इनका वर्क है। ये अंग्रेजी में लिखने वाले साहित्यकार हैं। उसी हिसाब से फिलीपीन के जो मारिया रेसा हैं और रूसी पत्रकार दमित्री मुराटोव है, शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में मतलब जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड को दिया है। उनका अनुभवजन्य जो योगदान है इस पर उनका काम हुआ है, तो इसके लिए उनको मिला है अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड को। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA से संबंधित हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब नोबेल पुरस्कार के बाद थोड़ा सा मतलब ऑस्कर से भी रहता है। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार सब है, जैसे संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी रिवार्ड है, सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर रिवार्ड है, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय पुरस्कार की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ब्रिटिश अकादमी और फिल्म टेलीविज़न की बात करें तो बाफ्टा अवार्ड है। तो इस सब को भी देख लेना चाहिए। अब ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर में कोई एक ठो दो ठो पुरस्कार नहीं होता है। बेस्ट पिक्चर के लिए बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, उसके बाद सपोर्टिंग रोल, माने एक्ट्रेस का सपोर्टिंग रोल, एक्टर का सपोर्टिंग रोल, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ओरिजिनल स्कोर के लिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, इस हिसाब से बहुत सारे विधा में हैं। तो एक नज़र में इसको आप देख लीजिए। तो दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर। इससे भी क्वेश्चन रह सकता है, तो ये आप ध्यान में रखना है कि बेस्ट पिक्चर के लिए नोमैडलैंड को मिला है। और उसके बाद जो है बेस्ट एक्टर के लिए जो मिला है एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमैंड नोमैडलैंड के लिए मिला है, बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ नोमैडलैंड के लिए मिला है, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल डेनियल कुलिया
जूइस एंड द ब्लैक मसीहा के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल यूह जुंग मिनारी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर सोल। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन मा रेनिस ब्लैक बॉटम। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग मा रेनिस ब्लैक बॉटम। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन मैक। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मैक। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म टू डिस्टेंस स्ट्रेंजर्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कोलेट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर माई ऑक्टोपस टीचर। बेस्ट साउंड ऑफ मेटल। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स टेनेट। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले द फादर। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रोमिसिंग यंग वुमेन। बेस्ट फिल्म एडिटिंग साउंड ऑफ मेटल। इस हिसाब से ये हो गया। और जब भारतीय सिनेमा की बात होगी तो भारतीय सिनेमा में जो ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए मरक्कर लाइन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भोसले हिंदी फिल्म में मनोज बाजपेयी और तमिल फिल्म के लिए असुरन को, मतलब असुरन जो तमिल फिल्म है उसके लिए धनुष को दिया गया है। उसी हिसाब से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ, ये पंगा और मणिकर्णिका के लिए दिया गया है कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी को मिला है ये भारत का 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए वाटर बुरियल मोनपा को मिला है। सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आनंदी गोपाल को मिला है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ताजमहल को मिला है। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो फिल्म के हिसाब से देखें तो तेलुगु का फिल्म महर्षि को मिला है। उसी हिसाब से एक बहुत चर्चित पुरस्कार है बाफ्टा अवार्ड 2021, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नोमैडलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में क्लोज हाओ नोमैडलैंड को मिला है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को मिला है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फ्रांसिस मैकडोरमंड को बाफ्टा अवार्ड 2021 मिला है। तो इन पुरस्कारों को ध्यान में रखना है। इन पुरस्कारों को ध्यान में अगर हम रख लेते हैं तो इसमें से एक आध को क्वेश्चन आने का संभावना है। इसी हिसाब से अगर मतलब इस पुरस्कार सबको ध्यान में रखें तो कुछ खेल पुरस्कार भी है, तो खेल पुरस्कार को भी ध्यान में रखना है। तो खेल पुरस्कार सब में तो वैसे मतलब जैसे आप मतलब ग्रैंड स्लैम है, तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2021-22 से भी मैंने इसको ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन सा मतलब पुरस्कार आता है, इसमें आप देखेंगे कि 4 तरह का मतलब इसमें ये होता है, ये प्रतियोगिता होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन टेनिस, अमेरिकी ओपन टेनिस। तो जब ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता की बात होगी तो इन चारों पुरस्कार में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे इसमें हर एक में जो है पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, तो ये सब प्रतिस्पर्धा होता है। तो जैसे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो उसमें पुरुष एकल का जो खिताब मिला स्पेन के हैं राफेल नडाल, उनको मिला। और महिला एकल में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, उनको मिला। पुरुष युगल में थनासी कोकिनाकिस और निक कोरियोस को मिला। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिसिकोवा चेक गणराज्य की रहने वाली हैं और चेक गणराज्य की ही हैं कतेरिना सिनियाकोवा, तो उनको महिला युगल के लिए मिला। और मिश्रित युगल के लिए मिला फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविच और मतलब क्रोएशिया की हैं कावान डोडिच। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और उसी हिसाब से अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। उसके बाद महिला एकल में बारबोरा क्रेजिसिकोवा चेक गणराज्य की हैं। उसके अलावा पुरुष युगल में पीएच हर्बर्ट एवं निकोलस महूत हैं। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिसिकोवा, कैटरीना सेनिकोवा। मिश्रित युगल में डेजरी वजिक हैं। विंबलडन इसी हिसाब से फिर विंबलडन में भी ये मतलब 5 गो हो जाएगा। तो विंबलडन ओपन टेनिस 2021 की बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, महिला एकल में एस्ले बार्टी, पुरुष युगल में निकोला मैक्टिक एवं मेट पेबिक, महिला युगल में
हसीसुवई एवं एलिस मर्टेस। मिश्रित युगल में नील स्कूप्सकी यूके एवं डेसिरे क्रॉकजिक यूएस। और उसी हिसाब से अमेरिकन ओपन टेनिस 2021 की बात करें तो उसमें पुरुष एकल दानिल मेदवेदेव, महिला एकल एम्मा राडुकनु, पुरुष युगल राजीव राम जोय सालिसबरी, महिला युगल की बात करें तो समंथा स्टोसुर झांग सुए। अब उसके बाद सब में उप विजेता भी होता है, तो इस सब का भी नाम इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको ग्रैंड स्लैम और मतलब टेनिस प्रतियोगिता में जिसमें कि 4 प्रतियोगिता होता है तो उसका ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखने के बाद जो इस बार जो है जो मतलब ये हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो ग्रैंड स्लैम ये टेनिस प्रतियोगिता और भी जो खेल सब का जो होता है तो उस सब में भी उससे भी 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। तो खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार सब है उस सब का ध्यान में रखना है। और उसके बाद जब इसको हम देख लेते हैं तो इस बार का जो मतलब टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि मतलब 8 अगस्त 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक संपन्न हुआ टोक्यो जापान में। तो उसके बारे में भी हम लोगों को कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घटना है और इस सब से क्वेश्चन रहने का उम्मीद ही है। हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब ये जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के मामला में ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन में भी हम लोगों को कितना पदक मिलता है सो तो देखते ही हैं। इस मामले में पूरे दुनिया में बड़ी किरकिरी होती है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन एगो स्वर्ण के लिए हम लोगों को लाला पड़ता रहता है। तो जेवलिन थ्रो नामक खेल में जो नीरज चोपड़ा के द्वारा कमाल दिखाया गया और हम लोगों ने देखा कि पूरे दुनिया में कैसे पूरा टेलीविज़न अखबार पूरा एकदम जय जय होता रहा। नीरज चोपड़ा बहुत मतलब उनका रोमांचकारी अनुभव रहा, देश के लिए भी, देश को भी बहुत गर्व अनुभव हुआ, क्योंकि जब हमारे यहाँ मतलब ये टोटा लगा रहता है एक स्वर्ण पदक के लिए, एक कांस्य पदक के लिए, तो उसमें जेवलिन थ्रो जो भाला फेंकने वाला होता है उसमें स्वर्ण पदक लाए थे देश के लिए नीरज चोपड़ा। तो इसमें पूछ सकता है किस हिसाब से कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला उसमें किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कौन खेल से संबंधित था। तो याद रखिए नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला और जेवलिन थ्रो नामक खेल के लिए मिला। उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो क्यामा संस्करण था, तो 32वां संस्करण था। अब टोक्यो ही मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 7 सितंबर 2023 को ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है वहाँ 125वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान टोक्यो की मेजबानी को स्वीकार कर लिया गया। अर्थात ये घोषणा की गई, ये मान लिया गया कि टोक्यो जो है मेजबानी करेगा इस ओलंपिक गेम का। अब टोक्यो को ये गौरव 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन वो कर चुका है। एक बार 1964 में किया था और उसके बाद दूसरी बार वो जो है टोक्यो ये आपको 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का किया था। और उसके अलावा शीतकालीन जो है सो सप्पोरो 1972 में किया था और 1998 शीतकालीन नागोनो नामक शहर में हुआ था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जापान में मतलब ये जापान को ये गौरव प्राप्त है कि जहाँ 4 ओलंपिक खेल हुआ है। ये जो ओलंपिक खेल जिस देश में होता है ये माना जाता है कि वो देश बहुत डेवलप देश है, बहुत गौरवशाली उसकी परंपरा रही है, बहुत ख्याति प्राप्त देश है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब रह सकता है। तो इसमें जो मतलब नया इसमें कौन कौन सा खेल जोड़ा गया था, तो नया ओलंपिक कार्यक्रम में कुछ नया जो कार्यक्रम सब जो और खेल सब जोड़ा गया था, जैसे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, इसको शामिल किया गया था। अब इसमें पूछ सकता है कि ओलंपिक में शुभंकर क्या था, मतलब प्रतीक जो चिन्ह होता है, तो उस हिसाब से हम देखें तो मिराइटोवा था।
इसमें कितनी प्रतिस्पर्धा थे इसमें टोक्यो 2020 वाला ओलंपिक में, तो 339 पदक स्पर्धाएँ थी। भारत को कितना पदक मिला? तो भारत को 7 पदक मिला। कितना गोल्ड मिला? स्वर्ण पदक के क्या ठो मिला थे? 1 ठो। रजत पदक कितना मिला? 2। कांस्य पदक कितना मिला? 4। टोटल पदक इस हिसाब से हो गया 7। अब खिलाड़ी सबका भी नाम याद रखना है हम लोगों को। जैसे नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में मिला स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में मिला रजत पदक। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, ये इनका मीराबाई का पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। तो आप समझ लीजिए कि 202 किलोग्राम वज़न इन्होंने उठाई थी, अब उठा करके रजत पदक प्राप्त किया। तो भारोत्तोलन के लिए ये प्रथम ऐसी महिला हैं जो भारोत्तोलन में देश को रजत पदक दिलाई। और 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी थी, तो उनको कांस्य पदक मिला था। तो इसी हिसाब से चानू वेट लिफ्टिंग में बहुत भारत का मान बढ़ाई रजत पदक ला करके। ऐसे ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनके जज्बा को सलाम है। और एक चर्चित नाम है पीवी सिंधु का, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं देश की बैडमिंटन की, तो उनको भी कांस्य पदक मिला। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लवलीना बोर्गोहेन, ये लवलीन जो हैं लवलीना बोर्गोहेन, तो उनको वो भी बहुत गौरव की बात है जो महिला मुक्केबाजी में तुर्की की जो बुसेनाज सुरमेनेली को उन्होंने हराया था 59 किलोग्राम वाला जो ये बॉक्सिंग वाला प्रतिस्पर्धा था। तो इसमें इन्होंने देश के लिए बहुत कमाल दिखाया। और कमाल दिखाया हमारे यहाँ जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उसका प्रभाव देखिए। हॉकी में भी जो हम लोगों के देश को कांस्य मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हॉकी दिलवाया हम लोगों को, बॉक्सिंग दिलवाया, कुश्ती में बजरंग पुनिया ने दिलवाया। उसके बाद जो है